Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, We are ma'am. fine. We are Hello, fine, ma'am. ma'am. And what We are about you? fine. Hello, What about we are you? fine and about you? I'm also happy. And today we are going to discuss about the Delhi Sultanate and also we discuss in Razia Sultan. तो रजिया सुल्तान के बारे में आज हमें डिस्कस करना है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और उसमें ऐसी क्या क्वालिटी थी कि उसके बहुत सारे भाई थे, उसके 3-4 भाई थे, उसके बावजूद उसके भाइयों को सिंहासन नहीं मिला, उसे सिंहासन मिला। तो कुछ तो क्वालिटी होगी, लेकिन फिर भी इसने ज्यादा टाइम तक शासन नहीं किया। तो ऐसा क्या कारण था, कौन लोग थे जिन्होंने इसे शासन से हटा दिया? तो आज हमें फिलहाल रजिया सुल्तान के बारे में ही डिस्कस करना है। एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड लास्ट क्लास? No, ma'am. नो? ओके, नाउ वी मूव एट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है हमें। तो हम सभी सर्कल ऑफ जस्टिस पढ़ चुके थे एंड आज हमें पढ़ना है न्यू टॉपिक। चलिए तो हम लोग इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर्स ऑफ तवारिक लिव्ड इन आवर सिटीज mainly दिल्ली। तो अगर हम सारी चीजों को माइंड में रखते हुए चलें, जितनी भी चीजें हैं, अगर हम सभी के बारे में थिंकिंग करें, सोचते हुए चलें, तो अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो तवारिक जिसके थ्रू हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल मिलती है, तो उसे कहाँ के ऑथर्स ने लिखा होगा? तो बिल्कुल फैक्ट सी बात है कि वो ऑथर्स भी कहाँ रहते होंगे? दिल्ली में ही। एंड हार्डली इवर इन विलेज, और बहुत मुश्किल से ही कोई किसी गांव में, पर्टिकुलर दूर के गांव में रहता होगा। फिलहाल जितने भी ये राइटर थे, ये सभी कहाँ रहते थे? मेनली दिल्ली में। They often wrote their histories for sultans in the hope of rich reward. अब ये लोग राजा के दरबार में ही रहते थे, उनकी उनके शासन के मतलब उनकी जितनी भी सारी सिचुएशन होती थी, जितनी भी कंडीशन होती थी, जो उनके थॉट होते थे, जो उनकी विक्ट्री होती थी, सभी ये लोग लिखते थे और इस होप में लिखते थे कि हमें बहुत ही बड़ा सा रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो रिवॉर्ड राजा उन्हें जरूर देगा। जिसने भी अच्छा लिखा होगा, जिसने राजा के बारे में बहुत अच्छा लिखा होगा, जिसने राजा को बहुत महान बताया होगा अपने राइटिंग के थ्रू, तो उसे बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. अब आपको पता है ये जो ऑथर्स थे, अभी हमने लास्ट क्लास में तो पढ़ा ही था, ये ऑथर्स वो लोग थे जो काफी पढ़े लिखे होते थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते थे, केवल वही लोग इन राजाओं के बारे में डिटेल लिखते थे, क्योंकि उन लोगों को सारी चीजें पता होती थी। तो वो लोग कोई ब्राह्मण या कोई पुरोहित भी होते थे राजा के दरबार में, और ये लोग राजा को लिखते तो थे ही उनके बारे में, साथ के साथ उन राजाओं को बहुत बार आइडियाज भी दिया करते थे। और उन्होंने ही बताया था कि जो सोशल ऑर्डर है ये बर्थ राइट बेस्ड होता है। दैट मीन्स कि ये जो शासन मिलता है, जो गद्दी मिलती है, वो बर्थ राइट होती है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर तुमने किसी राजा का बेटा होकर के जन्म लिया है तो नेक्स्ट राजा तुम्हें ही बनना है। एंड इसके अलावा जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी कि जेंडर को लेके भी ये लोग डिस्टिंक्शन करते थे, भेदभाव करते थे। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि बर्थ राइट है, यानी कि राजा का जो बेटा रहेगा उसे ही केवल राजा बनाया जाएगा, राजा की बेटी को राजा नहीं बनाया जाएगा। एंड देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी। और जो ये राइटर्स होते थे, ये मतलब ये जो पढ़े लिखे पर्सन थे, जो कि राजाओं को हमेशा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, तो इनके इंस्ट्रक्शन सब कोई नहीं फॉलो करता था। अब इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, किसने इनके इंस्ट्रक्शन को, इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। तो 1236 में, यानी कि जिस समय 1236 का एरा चल रहा था, तो सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, ये सुल्तान बनी। और
ये सुल्तान इसलिए बनी क्योंकि इसे सुल्तान इसके राजा इसके जो फादर थे उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो उस लायक नहीं थे। तो जब उन्हें ऐसा लगा कि जो मेरे बेटे हैं वो सिंहासन संभालने के लायक नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि शासन जो है वो ऐसे पर्सन को देना चाहिए जो मेरी चीजों को आगे बढ़ा सके, उसे मतलब खत्म ना करा दे, डुबो ना दे मेरे शासन को। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटों को देने की बजाय किसे दे दिया था? रजिया सुल्तान को। The chronicler of the age, Minhaj-e-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers. तो मिनहाज सिराज ने जो डिटेल लिखी है रजिया सुल्तान के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है कि जो रजिया सुल्तान थी वो अपने भाइयों से ज्यादा क्वालिफाइड थी और एबल थी, मतलब वो हर तरीके से शासन करने के लायक थी। But he was not comfortable at having a queen as a ruler. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई कि इसके पहले कोई राजा, जितने भी राजा बने थे सब केवल मेल पर्सन थे, कोई भी फीमेल पर्सन यहाँ पर राजा नहीं बनी थी। और इसलिए जो यहाँ की जनता थी उसने क्या कहा कि हम किसी भी लड़की को अपना लड़की के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो अब उन्होंने एक क्वीन को अपनी रानी मानने से, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से मना कर दिया। Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently, और साथ ही nor were the nobles happy, कोई भी उसके राजा बनने से खुश नहीं था, और साथ ही कोई भी उसे इंडिपेंडेंटली रूल करने भी नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि एक लड़की राजा बने और हम उसके आगे पीछे उसके आगे सर झुकाएं, उसका हुक्म माने, वो हमारे ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दे, हमारे ऊपर रूल्स करे। तो ये वो लोग इस टाइप का कुछ भी नहीं चाहते थे, और इसलिए सी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और इसलिए केवल 4 सालों बाद इसे क्या कर दिया गया? इसे इसके शासन से हटा दिया गया। चलिए, तो अभी इसके बारे में मिनाज सिराज ने कुछ और भी लिखा है। तो अभी हमें फिलहाल इतनी डिटेल बताई है कि जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश ने इसे राजा इसलिए बनाना चाहा था क्योंकि इसके जो ब्रदर्स थे वो ना ही एबल थे और ना ही क्वालिफाइड थे। उन्हें कोई भी तरीका नहीं था किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, शासन चलाने का कोई ढंग, कोई तरीका नहीं था, और इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को अपना शासन दे दिया। लेकिन जो जनता थी वहां की एंड जो उसके मिनिस्टर्स थे उसके दरबार के, वो सभी रजिया सुल्तान को एज ए रूलर नहीं अडॉप्ट करना चाहते थे, और इसलिए ही बहुत स्ट्रगल के बाद इसने बहुत स्ट्रगल किया शासन पे बने रहने के लिए, लेकिन फिर भी आफ्टर 4 ईयर्स, इसे 4 सालों बाद ही इसे सिंहासन से हटा दिया। अब हम ये देखते हैं कि जो मिनहाज सिराज हैं, यानी कि ये उसी के टाइम के राइटर हैं जिस समय रजिया सुल्तान शासन कर रही थी। तो जो मिनहाज सिराज थे ये उस समय के एक राइटर थे जो उसके दरबार में रहते थे। तो उनकी क्या थिंकिंग थी रजिया सुल्तान के बारे में, तो अगर हम उनका ये थॉट पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मिनहाज सिराज भी एक क्वीन, एज ए क्वीन, एक लेडी को क्वीन के रूप में अडॉप्ट करना चाहते थे या नहीं, या वो भी खुश नहीं थे। चलिए, तो मिनहाज सिराज में क्या बताया? मिनहाज सिराज thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to subordinate to men. And he therefore asked, in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? अब मिनहाज सिराज ने क्या बताया है कि एक लड़की जो है वो शासिका बन गई, लेकिन ये भगवान के नियमों के विरुद्ध था। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी ऑर्डिनेट टू मैन, और यहाँ पर क्या हुआ, ये जब रूलर बनी तो इसे अब ये एक लेडी रूलर बन गई, और इसे अब यहाँ पर मैंस को सबऑर्डिनेट करना था, उनको चलाना था अपनी अकॉर्डिंग, उनके ऊपर शासन करना था। He therefore asked, in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? तो अब आगे ये भी पूछते हैं कि अगर भगवान के रजिस्टर में, भगवान की रचना में ये लिखा है कि किसी लड़की को राजा नहीं बनना चाहिए, तो इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज क्यों हैं?
यानी कि अगर लड़की को राजा नहीं बनना चाहिए तो उसके अंदर ये क्वालिटीज भी नहीं डालनी चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं, गॉड क्रिएशन में ये लिखा है कि एक लेडी शासिका नहीं बन सकती है, तो यानी कि उसके अंदर ये क्वालिटीज भी नहीं आनी चाहिए। और अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, यानी कि गॉड रजिस्टर में कभी नहीं लिखा है फिर कि केवल मेल ही राजा बन सकते हैं, मेल ही रूल कर सकते हैं। अब आगे इन्होंने और क्या बताया अपने इंस्क्रिप्शन में? ऑन हर इंस्क्रिप्शन and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. अब हमें इनके ही इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता लगता है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। बाकी इसके अलावा हमारे पास और कोई भी डिटेल, कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करें कि ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। तो मिनहाज सिराज के जो जो उनका इंस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने बताया है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिस वॉज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262 and 1289 of the Kaktiya dynasty of Warangal, part of modern आंध्र प्रदेश। अब इसके ये देखिए, ये जो हमारी रजिया सुल्तान है ये 1236 में शासिका बनी है, लेकिन बिल्कुल इन्हीं की ही तरह एक और ऐसी शासिका थी जिसको सेम रजिया सुल्तान की तरह स्ट्रगल झेलना पड़ा था। तो ये कौन थी? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी भी जो ये शासिका है जो कि काकतीय वंश से थी, जिनकी लड़ाई चालुक्यों के साथ हुई थी, तो इनको भी सेम स्ट्रगल करना पड़ा था। अब ये कहाँ थी? आंध्र प्रदेश के आसपास, यानी कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी की भी कहानी बिल्कुल इन्हीं की तरह है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंट है? रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड पेटेंट शी वाज अ मैन। जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने भले ही शासन किया, वो भले ही एक लेडी थी, लेकिन उनके जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, जितने भी उनकी डिटेल्स लिखवाई गई हैं, उसमें उन्होंने अपने आप को एज ए मैन, एज अ मेल रूलर उन्होंने शो किया है। यानी कि ये जो रुद्रमा देवी है, ये भले ही एक लड़की थी, एक फीमेल थी, ये शासिका बनी, लेकिन इन्होंने कभी भी ये नहीं शो किया अपनी जनता के बीच में कि मैं एक मेल हूँ। ये जितने भी दिनों तक इन्होंने शासन किया वो कैसे किया था? मेल बन करके। कभी भी इन्होंने ये नहीं जताया कि मैं एक फीमेल हूँ। और यही कारण था कि इनकी जो जनता थी, जब तक उन्हें सच्चाई नहीं पता लगी तब तक वो इन्हें बहुत मानते थे। लेकिन फिलहाल रुद्रमा देवी की भी सच्चाई खुल गई थी उनके शासन के सामने, और उस समय उनके यहाँ की भी जो जनता थी, उनके मिनिस्टर्स ने भी उन्हें हटा दिया था उनके शासन से। इस बेटा रुद्रमा देवी वाली मूवी देखी है किसी ने? नो। फिलहाल रजिया सुल्तान की तो मूवी एक बहुत पुरानी है, लेकिन जो रुद्रमा देवी वाली मूवी है न्यू मूवी है, एक साउथ इंडियन। इसमें फिलहाल जो मूवी है इसमें थोड़ा सा गलत दिखाया है। जैसा हमारे हिस्ट्री में दिया है एग्जैक्ट वैसा नहीं दिखाया हुआ, मतलब जो रियलिटी है वो नहीं शो किया उस मूवी में, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया है। उसमें ये दिखाया था मूवी में कि जो रुद्रमा देवी है उनको बाद में उनकी जनता अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जो एक्चुअल में क्या हुआ था, रुद्रमा देवी की जब सच्चाई खुल गई थी, जब पता लग गया था उनकी जनता को कि वो एक फीमेल हैं, तब उन्होंने उन्हें अडॉप्ट नहीं किया था और दूसरे राजा को बना दिया था। चलिए, तो अभी हम फिलहाल आते हैं रजिया सुल्तान पे। यस बेटा। मैम हमने हाफ मूवी देखी है। किसने देखी है? अभिषेक आपने? यस मैम। अच्छा, रुद्रमा देवी वाली मूवी देखी है? यस मैम। चलिए, फिलहाल कुछ मूवीज जो है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, तो फिलहाल वो मूवी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना तो फिलहाल थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर हम मूवी देखेंगे ना तो हमें उनकी कहानी अच्छी लगने लगेगी और याद भी हो जाएगी। तो कभी कभार मूवीज देखना अच्छा होता है। चलिए, तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे। तो हमने ये पढ़ा कि रजिया सुल्तान की स्टोरी में एंड रुद्रमा देवी की स्टोरी में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो रजिया सुल्तान ने स्ट्रगल करके, बहुत ही स्ट्रगल के बाद अपनी पहचान को छुपाए बिना शासन किया था, लेकिन जो रुद्रमा देवी है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ही लोगों के सामने नहीं शो किया, यानी कि इन्होंने एक मेल बन करके ही शासन किया, कभी नहीं शो किया कि मैं एक फीमेल हूँ।
और फिलहाल ये रुद्रमा देवी ने नहीं, इनके पिताजी ने किया था। इनके पिताजी ने ही उनको बचपन से ही उन्हें ये सिखाया था कि तुम एक बॉय हो, और उनको फिलहाल ये रियलाइज भी नहीं हुआ था बड़े होने तक कि नहीं मैं एक लेडी हूँ। जब वो बड़ी हो जाती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि मैं एक लेडी हूँ और जेंट्स जो है केवल वही रूल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अनदर क्वीन, अब एक और एग्जांपल दिया है। देखिए, रजिया सुल्तान हो गई, रुद्रमा देवी हो गई, अब नेक्स्ट आती है दिद्दा। अब ये जो दिद्दा हैं जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था वो था 980 से 1003 तक। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग। इनका जो टाइटल है यानी कि जो इनका नेम है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका नाम रखा गया था दिद्दा। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर and obviously affectionate the term given to a loved ruler by her subject. अब ये जो दिद्दा जो रूलर हैं इनकी भी कहानी इन दोनों से अलग है। यानी कि ये जो दिद्दा थी, इन्हें इनके शासन, इन्हें इनके डायनेस्टी में किसी ने भी राजा नहीं बनाया, ना ही जनता ने अडॉप्ट किया, लेकिन इन्होंने बाहर निकल करके स्ट्रगल किया। इन्होंने अपना शासन छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, उसके बाद लोगों के बीच में जाकर के रही, वहां पर लोगों की सिंपैथी एंड लोगों का बिलीव अपनी तरफ कर लिया, एंड एट द एंड लोग उन्हें दीदी कह के बुलाते थे, यानी कि बड़ी बहन, जो सबकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती हैं। और बाद में जो जनता थी, जब वो इन्हें चाहने लगी, तो वही जनता ही थी जिन्होंने इनके साथ फाइटिंग करके बाद में इन्हें शासन दिलवाया। तो फिलहाल इन तीनों की स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है फिलहाल रजिया सुल्तान के बारे में। तो आपको बेटा रजिया सुल्तान के बारे में केवल इतना ही दिया है। अब रजिया सुल्तान जो है वो शासन से कैसे हट गई थी। बाद में रजिया सुल्तान की तरफ से भी एक मिस्टेक हुई थी। क्या हुआ था, जो सुल्तान डायनेस्टी थी इसमें साउथ अफ्रीका से कुछ पर्सन को, कुछ आदमियों को एज अ गुलाम पकड़ करके लाया जाता था। आपने किसी स्टोरी में देखा होगा, फिलहाल बहुत से लोगों को खरीद के लाया जाता था, इसलिए ताकि उनसे गुलामी कराई जा सके। और ये जो सिस्टम है ना, ये खत्म नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स के आने तक भी। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडियंस को खरीदते थे, बहुत सारे इंडियंस जो है वो बिक जाते थे, और उन इंडियंस को एज अ वर्कर, एज अ गुलाम ट्रीट किया जाता था। वो लोग, उनसे जो कहा जाता था वही करते थे, और ये प्रथा चली आ रही थी हमारी दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, रजिया सुल्तान को उनके सिंहासन से क्यों हटा दिया, और ऐसा क्या हुआ था कि जनता ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो आपकी बुक में नहीं दिया है फिलहाल, तो लेकिन टॉपिक आ गया है तो एक बार फाइनली पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो रजिया सुल्तान को इसलिए हटा दिया गया था उनके शासन से, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में जो लोग गुलाम लाए जाते थे, बाहर से दास लाए जाते थे, उन्हीं में से एक गुलाम को इन्होंने ये एक गुलाम को पसंद करने लगी थी, और ये चाहती थी मैं उसी के साथ शादी करूं। और जो कि जनता जो है उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था एक तो पहले ही हम लेडी क्वीन को फॉलो कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, और अब अगर ये किसी गुलाम के साथ शादी कर लेती है, दैट मीन्स कि हमें उसकी भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और यही कारण था कि बाद में बहुत लड़ाइयाँ हुई, इसे अपने ही एरिया में लड़ाई करनी पड़ी, और एट द एंड बाद में सारी जनता ने लड़ाई करके इसे इसके सिंहासन से हटा दिया। तो बेटा आपको रजिया सुल्तान के बारे में लर्न हो गया। Yes, ma'am. चलिए, तो आज हमने रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस किया है। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने आप लोगों से, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैरिसन टाउन टू अंपायर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे उत्कर्ष। यस उत्कर्ष, नाउ यू टेल हु इज द फादर ऑफ रजिया सुल्तान। मैम यस उत्कर्ष। मैम मैम
महिमा, now you tell. मैम सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश, वेरी गुड। उत्कर्ष आज नहीं पढ़ रहे हैं, डेली ध्यान से सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिषेक को बताना है। What was the difference between the story of Rudrama Devi and Razia Sultan? Yes, ma'am. Ma'am, the differences between the story of Rajya and the Rudrama Devi, that Rajya was the queen ruler of her area, because her brother was not more able and qualified than her. So her father gave the throne of his to her, and the Rudma Devi changed her name on the inscription, and she worked as a man. And after some years, when the citizen of that area knows, then the Rudma Devi given up the throne by herself. ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिषेक पांडे आपको बताना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रजिया सुल्तान? सॉरी, क्वेश्चन गलत पूछ लिया मैंने पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड एज अ रूलर फॉर रजिया सुल्तान? मैम 1236 to 1240। यस, ओके। यानी कि ओनली 4 इयर्स तक उन्होंने शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुस्कान आपको बताना है। Who was the chronicler that write about the Rajya Sultan, and what was he think about Rajya Sultan? Ma'am, Minhaj-e-Siraz was the who wrote about the Rajia Sultan. He thinks about Rajia Sultan that if he have quality to rule like a ruler, so there is no any inscription in the that is created by the god that only men can rule, not women. Okay, very good. चलिए खुशी, अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वीन दिद्दा बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट? Yes, Mahima, now you tell. मैम क्वीन दिद्दा बिलोंग फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर। चलिए अभी फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपसे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे तभी बताया था मैंने आपको कि ये जो गैरिसन टाउन है इसे दिल्ली सल्तनत वालों ने ही स्टार्ट किया था। यानी कि पहले ये एक छोटे से टाउन में रहते थे और जहां पर आके इन्होंने, गैरिसन टाउन वो जगह थी जहां पर इन्होंने शुरुआत की। यहीं पर ये लोग ट्रेनिंग लेते थे। यहीं पर ये लोग ट्रेनिंग लेने के बाद एक अच्छे वॉरियर बने एंड उसके बाद इन्होंने अपने अंपायर को बढ़ा लिया। तो गैरिसन टाउन से अंपायर तक का जो सफर है वो कैसे रहा और ये मतलब कौन सी डायनेस्टी के समय में ये गैरिसन टाउन बना था और कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे ये अंपायर बन गया बड़ा सा। चलिए तो अभी हमें स्टार्ट करना है। इन द अर्ली 13th century the control of the Delhi Sultanate really went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons। तो 13th century की शुरुआत में, यानी कि जब हमारी 13th century स्टार्ट होती है, यानी कि लगभग 1201 से, तो दिल्ली का जो कंट्रोल है ये सुल्तान के हाथ में था। और ये जो सुल्तान है ये मेनली टाउन्स में रहते थे और ये टाउन किसके द्वारा ऑक्यूपाई किए गए थे? गैरिसन्स के द्वारा। और गैरिसन्स को पुरानी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सोल्जर।
The sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. अब ये जो सुल्तान हैं ये seldom control the hinterland of the cities and were there dependent upon trade. तो ये जो सुल्तान है सबसे पहले तो ये लोग मैंने अभी आपको बताया ही था कि ये लोग गुलामों को पकड़ के लाते थे और इन्होंने गुलामों को अब खरीद के लाए थे ये लोग, इन्होंने पूरे हिंटरलैंड पर कंट्रोल कर लिया था। एंड सिटी जो ये जो सिटी थी दिल्ली जो सिटी थी इसका बहुत बड़ा एरिया जो था ये यहाँ इसे किस लिए यूज करते थे, ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए एंड प्लंडर ऑफ सप्लाईज, यानी कि झुंड के झुंड यहाँ से सप्लाइयाँ की जाती थी और सप्लाई केवल गुड्स की, केवल चीजों की नहीं होती थी, ये लोग गुलामों को भी यहाँ से वहां भेजते थे, उनकी भी सप्लाई करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन in distance Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion war, even bad weather could snap fragile communication routes. अब गैरिसन टाउन पे कब्जा करना, गैरिसन टाउन को बनाना और उसको संभाले रखना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि जो गैरिसन टाउन है पहले तो छोटा था लेकिन जैसे जैसे गुलामों की संख्या बढ़ती गई गैरिसन टाउन का दायरा और बढ़ता गया और ये बंगाल सिंध पूरे एरिया में फैल गया और इसलिए इसको चला पाना, इसकी देखरेख कर पाना, इसको कंट्रोल कर पाना काफी डिफिकल्ट था। रिबेलियन वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रैगिल कम्युनिकेशन रूट्स। अब क्या होता था, जब भी कोई रिबेलियन होता था, कोई चोरी, कोई लूटपाट होती थी, कोई युद्ध होता था और इसके अलावा कोई बैड वेदर, जब मौसम खराब हो जाता था, कुड स्नैप फ्रैगिल कम्युनिकेशन रूट्स। तो इससे क्या होता था, ये लोग जब लड़ाइयाँ करते थे तो इनका जो कम्युनिकेशन रूट था जिससे ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करके बता पाते कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये कम्युनिकेट रूट्स जो है ये इनका स्नैप हो जाता था, दैट मीन्स कि स्टॉप हो जाता था, ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness. अब साथ ही एक और खतरा था दिल्ली की अथॉरिटी पे, दिल्ली के अधिकार पे एक और खतरा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पे मंगोल थे जो यहाँ पर इन्वेंशन करने वाले थे, यानी कि आक्रमण करने वाले थे यहाँ पर। और ये लोग कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान। और आपको पता है जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो मंगोलों से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मुगल्स है ना, यानी कि जो अकबर है, फिलहाल आप लोग अकबर के ही बारे में जानते हैं और किसी राजा के बारे में नहीं जानते उतना, मुगल अंपायर के बारे में। तो ये जो मुगल्स हैं ये लोग मंगोलों के ही वंशज हैं। तो मंगोल जो है ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, जब जितने टाइम तक दिल्ली सल्तनत थी उतने टाइम से ये लोग ट्राई करते रहे कि हम लोग दिल्ली को जीत ले, दिल्ली को जीत ले, लेकिन फाइनली ये लोग जीत भी गए थे। तो हम चैप्टर का एंड होते होते ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा राजा था जो मंगोलों से हार गया और उसके बाद मुगल्स आ गए यहाँ पे। तो ये जो दिल्ली की अथॉरिटी थी इस पे मंगोल इन्वेशन करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे, और ये लोग अफगानिस्तान से आए थे। एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी सिंग ऑफ सुल्तान वीकनेस। और जो ये मंगोल थे इनके जो गवर्नर थे, जो इनके अध्यक्ष थे, जो मेन अधिकारी था इनका, वो रिबेल करना चाहता था, लूटपाट करना चाहता था और क्या सोच रहा था कि उसे कोई भी सिंह, कोई भी ऐसा चिन्ह मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ये पता लग जाए कि सुल्तान की वीकनेस क्या है, इनकी कमजोरी क्या है। अगर कमजोरी पता लग गई तो तुरंत ही हम लोग अटैक कर देंगे और दिल्ली को ले लेंगे। द सल्तनत barely survived this challenge. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. लेकिन आपको पता है ये जो मंगोल्स थे ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के बाद और भी कई पावरफुल डायनेस्टी आई, और ये जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का मतलब अपने आप को प्रूव करना कि हम ही एक बेस्ट राजा हैं। तो यहाँ पर अब अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए कौन कौन आया यहाँ पर, गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तो ये और भी एक्सपेंस हुआ और भी ज्यादा फैल गया। और इसके बाद मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ये दोनों ऐसे किंग थे दिल्ली सल्तनत के
जिनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा फैल गया। और यही दोनों लास्ट राजा हैं, क्योंकि इनके बाद फिर कोई ऐसा राजा नहीं आया जो दिल्ली को बनाए रख सके। और इसके बाद मंगोलों ने दोबारा अटैक किया था और मंगोल यहाँ पर आ भी गए। और उसके बाद मंगोलों के आने के बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा हमारा मुगल अंपायर। तो अभी हमें इन दो राजाओं के बारे में और पढ़ना है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इन्होंने कैसे शासन किया। ओके, तो अभी तक ये बेटा ये वाला पैराग्राफ सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो एक बार अभी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है कि जो मोहम्मद तुगलक हैं एंड जो खलजी वंश है, जो खलजी डायनेस्टी है, इनके टाइम पे कैसे ये अंपायर एक्सपेंस हुआ था, कैसे फैला था, और उसके बाद फिर कौन सा ऐसा राजा आया जिसे मंगोलों ने हरा दिया, और उसके बाद मुगल्स आ गए यहाँ पर। और अभी फिलहाल एक और मेन टॉपिक रहता है हमारा कुतुब मीनार वाला, कि कुतुब मीनार को किस किसने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो अभी फिलहाल हमें इन राजाओं के बारे में पढ़ना है, बाद में आएंगे इनके इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इन्होंने इंस्ट्रक्ट करवाया, जो इन्होंने बिल्डिंगें बनवाई थी, तो इनका कौन कौन सी इनकी कंस्ट्रक्शन साइट है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके यस मैम। यस मैम। तो अभी ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप सभी से क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस आदर्श, आपको बताना है। व्हाट इज गैरिसन टाउन? Yes, Muskan, now you tell. Ma'am, garrison towns is a fortified settlement with soldier. Yes, garrison town is a place where soldiers are trained for any rebellion, any war. तो garrison town वो जगह थी जहां पर सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो लोग किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हो सके। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब की बार महिमा आप बताएंगी। नेम एनी 3 रूलर दैट बिलोंग फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। Ma'am, the 3 rulers belong from Delhi Sultanate were Ghiyasuddin Balban, further extension under Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. ओके, तो बेटा आप ये पूरा डिटेल में बताने लगे, मैं आपको केवल रूलर्स के नाम बताने हैं। तो एक है गियासुद्दीन बलबन, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी एंड थर्ड है मोहम्मद तुगलक। और इसके अलावा जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं हम उनके भी नाम बता सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अभिषेक। व्हाट वाज द थ्रेट एट दिल्ली अथॉरिटी? व्हाट वाज द थ्रेट एट दिल्ली अथॉरिटी? दिल्ली अथॉरिटी पे क्या खतरा था? मैम, दिल्ली अथॉरिटी वाज चैलेंज्ड बाय द रूलर Mongol from the Afghanistan for invasion. ओके, चलिए उत्कर्ष, अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। अब उत्कर्ष से सेम वही क्वेश्चन पूछना है जो पहले पूछा था, देखते हैं याद हो गया या नहीं। वो वाज द फादर ऑफ रजिया सुल्तान? Ma'am, the father of Rajia Sultan is अभी भी नहीं याद हुआ, आप भूल गए आप। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, Sultan Iltutmish. सुल्तान इल्तुतमिश।
ओके उत्कर्ष, आप सुन ही नहीं रहे हो आज ध्यान से। आज आप लग रहा है ना कहीं और ही दिमाग चल रहा है आपका। सेम यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, फिर भी नहीं याद हुआ आपको। चलिए बेटा, तो आज का ये टॉपिक फिलहाल इतना ही है, टाइम भी होने वाला है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको फिर से सेम वही वर्क करना है। आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपने पढ़ा है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनाने हैं सभी को, ठीक है? यस मैम। यस मैम। एंड ये होमवर्क सभी को सबमिट करना है, ऐसा ना हो कि केवल कुछ बच्चे करें। जब आप लोग कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर भी याद हो जाएगा अपने आप ही आपको। ओके बेटा, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। Ma'am, goodbye.